नमस्कार। साइंस टाइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको इंडिया साइंस की पूरी टीम की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साइंस टाइम में आज हमारे साथ इस आभासी मंच पर मौजूद हैं वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक जी डॉक्टर सुशील कुमार और एरीज नैनीताल के वैज्ञानिक एफ डॉक्टर शशि भूषण पांडे। आप दोनों विशेषज्ञों का साइंस टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। आसमान के बारे में, चांद तारों के बारे में जानने की चाह है तो समझिए विज्ञान के प्रति आपकी विशेष रुचि है। और अगर विज्ञान से विशेष लगाव है तो आपको मालूम होगा कि प्राचीन काल में जब होली खेली जाती थी तो जैविक रंगों का प्रयोग किया जाता था। पीले रंगों के लिए हमारे पूर्वजों ने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया और अन्य रंगों के लिए उन्होंने हरे पत्ते, सूखे फूल आदि का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इन जैविक रंगों के इस्तेमाल से शरीर की सफाई होती है और त्वचा का स्वास्थ्य बेहतर होता है। आज भी कई जगहों पर होली के रंग के लिए कुछ सामान्य पौधे आधारित स्रोतों का उपयोग किया, मतलब पलाश, चंदन, अनार, केसर, मेहंदी, गेंदा, अमलतास और नीम। तो आप भी मनाइए इको फ्रेंडली होली। और साइंस टाइम में आज जानिए चंद्रमा पर ऑर्गन 40 गैस की खोज के क्या मायने हैं। क्या पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर भी भूकंप या यूं कहें कि चंद्रकंप होता है। चांद तारों के नवीनतम शोध के बारे में जानने के लिए आपका हमारे साथ यानी साइंस टाइम के साथ बने रहना बेहद जरूरी है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर शशि भूषण पांडे जी आपके साथ करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा सर कि ये जो चंद्रयान 2 ने जो एक नई खोज की है कि चंद्रमा पर ऑर्गन 40 गैस उपलब्ध है, इस नई खोज के क्या मायने हैं डॉक्टर पांडे? धन्यवाद मानवर्धन कंठ जी। और सबसे पहले तो होली के उपलक्ष्य में आपने ये जो कार्यक्रम रखा है तो साइंस टाइम के सभी दर्शकों को होली त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने इस रंगों के त्योहार को खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी से जोड़ने की कोशिश की है, तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि एस्ट्रोनॉमी भी जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो विशेष रूप से हम रंगों की बात करते हैं, खास करके अगर हम ऑप्टिकल खगोल शास्त्र की बात करते हैं। क्योंकि जब हम वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन करते हैं सफेद रंग के प्रकाश का सूर्य से, तो वो विभिन्न रंग के तरंग दैर्ध्यों के आधार पे वो विभक्त होता है और वही रंग जीवन में प्रकृति ने भी दिए हैं। रही बात आपके चंद्रमा के बारे में प्रश्न की, नई खोज की, तो यह बिल्कुल सही कहा आपने कि चंद्रयान 2 जो कि ISRO भारत के द्वारा 2019 में प्रक्षेपित किया गया, तो इसमें जो ऑर्बिटर था जो कि चंद्रमा के चारों तरफ कुछ 100 किलोमीटर पे चक्कर लगा रहा था, उसने ऐसी इंफॉर्मेशन सूचना दी जो ऑर्गन 40 का आप नाम ले रहे हैं। यह एक तत्व है जो इनर्ट गैस के रूप में जाना जाता है। और हम ये जानते हैं कि चंद्रमा का वातावरण अत्यंत क्षीण है, पृथ्वी जैसा नहीं है। लेकिन ये आर्गन 40 की खोज ऐसा नहीं कि चंद्रमा पर इस पे चंद्रयान 2 ने की, इससे पहले भी अपोलो मिशन जो कि 1972 के आसपास अपोलो 17 छोड़ा गया था, उसने भी आर्गन को खोजा, लेकिन उसके जो भूमध्य रेखा के क्षेत्र थे चंद्रमा के, उस वहां पे खोजा गया। चंद्रयान 2 ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात खोजी है वो ये कि आर्गन 40 की उपलब्धता न केवल भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है, बल्कि ये चंद्रमा के पूरे सतह पर जो चंद्रमा का सबसे बाहरी मंडल जिसको कि हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, ये वहां पे विभक्त है। और जब ही सूरज का उदय होता है चंद्रमा पर भी और सूरज अस्त होता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन देखे गए हैं। मतलब ये ऑर्गन 40 की मात्रा वहां के वातावरण में डाययूरेनल रूप से घटती बढ़ती रहती है और पूरे चंद्रमा के सतह पर पाई गई है। और इसका
चंद्रकंप जो कि आपने नाम लिया, क्या इसका जी इसका चंद्रकंप से संबंध है या जी जी। रेडियो एक्टिव जो इक्वेशन है केमिस्ट्री में, वो रेडियो हम्म, एक्टिव जो पोटेशियम 40 है वो जी। आर्गन 40 का जन्म देता है, तो हम हम्म, इस बात को और विस्तृत रूप से समझने में सक्षम हो पाएंगे कि चंद्रमा हम्म, की सतह पर जो भूकंपीय एक्टिविटी हो रही जी है, क्या यह जी आर्गन 40 इतनी बड़ी मात्रा में जो निकल रहा है, क्या यह जी इसके द्वारा है या जी अन्य किसी कारण से है? इस बारे जी। में हमको समझने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने। और हमारे साथ चूंकि डॉक्टर सुशील कुमार जुड़े हुए हैं, जो कि वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान से हैं। और आप दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि ये संस्थान एक नया शोध किया जो जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए कि पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर भी भूकंप, या जिसे चंद्रकंप कहते हैं, वो होता है। इस शोध के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे डॉक्टर सुशील। लेकिन सर, आपसे एक चर्चा के क्रम में एक बात जानना चाहूंगा कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति है सर, हमेशा से वैज्ञानिक बहस का विषय रही है। इसके गठन से संबंधित कुछ प्रामाणिक सिद्धांत के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे डॉक्टर सुशील। नमस्कार और मानवर्धन कंठ जी और सभी सुनने वाले। आज वास्तव में विज्ञान और होली दोनों को का समन्वय किस तरह से आपने किया है, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्रिया और सर। हम लोग होली के रंगों के साथ में विज्ञान को भी सीख रहे हैं। और जी ये वास्तव में आपने जो कहा कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, जी इसकी जी। बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं। हम्म। मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये हम्म बताऊंगा कि संक्षिप्त में कि आमतौर पर तो यही हम्म मानते हैं हम लोग कि चंद्रमा जो है वो वैसे हिंदी भाषा में सरल शब्दों में कहें तो वैसे डिजिट में तो 4.51 बिलियन साल पहले यानी अरबों साल पहले हम्म पृथ्वी के एक बड़े ग्रह हम्म प्रोटो प्लैनेट से टकराने से निकले मलबे से हुआ था इसका जन्म। हम्म और इस टकराव में क्या हुआ कि बहुत सारी पिघली हुई चट्टानें निकली और वो एक हम्म पृथ्वी पर परिक्रमा कर रहा था ग्रह, हम्म उसमें उसके साथ उस पर जम गई। तो हम्म इस तरह से इसकी उत्पत्ति चंद्रमा की हुई। और इसमें हम देखें कि चंद्रमा पर भूकंप आते हैं, उन्हें चंद्रकंप हम कहते हैं। ये जी वास्तव में जी। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और इसका हमें पता कैसे चला और हमें कैसे वास्तव में ज्ञात हुआ कि इसका किसी ग्रह से टकराया, जैसे उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। तो वो तो बहुत सारे नासा ने जो वैज्ञानिकों को वहां भेजा, जी। उन्होंने बहुत सारे वहां से स्टोन के सैंपल्स वो लेकर आए वहां से। और उन स्टोन के सैंपल्स को फिर पत्थर को एनालिसिस किया और उन एनालिसिस में ये निकला कि उसकी एज क्या है, कब टकराया, कौन सा ग्रह था वो। तो उस पर इस तरह का विवेचन हुआ। और भूकंप में ये देखें कि चंद्रमा, पृथ्वी पर तो हमारे भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है, टेक्टोनिक टकरा रही प्लेट्स की है, बात। जी जी उसके नीचे जी घुस गई वो। जी और जी। 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से वो अभी भी हम्म गति कर रही है और भूकंप आते हैं। हम्म अब उसमें पृथ्वी पर तो इस तरह से, पर चंद्रमा पर भूकंप क्यों आते जी हैं, तो हम जी लोग जी। इसका कारण जानेंगे चंद्रमा पर भूकंप क्यों आते हैं। और हम्म। चंद्रमा पर भूकंप और पृथ्वी पर भूकंप जो आते हैं उनका उनमें बहुत अंतर होता है। जी यानी जी। पृथ्वी पर तो जो भूकंप आते हैं तो वो हम्म घर्षण की वजह से एनर्जी जो होती है वो 4-5 या अप टू मैक्सिमम 20 सेकेंड या कभी कभी 1 मिनट भी हो जाता है, जी जी वो जी। खत्म हो जाती है। पर चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता। चंद्रमा पर जो भूकंप आते हैं वो 1-1.5 घंटे तक रहते हैं। मैं ये आपको ओहो। बताऊंगा, जी क्योंकि जी। वहां पर जो सेस्मोग्राफ हम्म उस नासा ने भेजे, उन्होंने जो डेटा किया उसकी एनालिसिस की और हम्म उन्होंने देखा कि चंद्रमा पर तो एक्चुअली में क्या होता है, वहां पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं क्योंकि वहां वायुमंडल हम्म नहीं है। और जिसकी हम्म वजह से क्या होता है कि हम्म पृथ्वी के में तो पहाड़ों का कटाव हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलती हैं और बारिश होती है। पर वहां पर हम्म क्योंकि वायुमंडल नहीं होने से क्या होता है कि वहां पर कटाव नहीं होता है, यानी हम्म वहां पर इरोजन नहीं होता है। और हम्म उसमें चंद्रमा की सतह पर उसके स्ट्रक्चर में कोई
कोई चेंज नहीं आता है। और वहाँ तापमान भी बहुत वेरिएबल होता है चंद्रमा पर। यानी आप ये माने कि दिन में यदि तापमान 194 डिग्री सेल्सियस रहता है तो नाइट में वहां रात में -137 डिग्री तक चला जाता है। तो सोचिए कि एक जो सुकड़ना और फैलना जी, ये इसकी वजह से 700 किलोमीटर नीचे तक भूकंप आते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी पर तो मैक्सिमम 70 किलोमीटर या अधिकतर तो 20 से 30 किलोमीटर नीचे ही भूकंप आते हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि चंद्रमा को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। ये भी एक वो है जो, और उसका सिकुड़ना फैलना उसकी वजह से भूकंप आते हैं। और इनका असर बेसिकली बहुत लंबे समय तक रहता है। यानी हम यदि प्लान करें फ्यूचर में कि हम वहाँ एक जैसे बहुत सारे कंट्रीज प्लान कर रहे हैं, कॉलोनाइज करें उसे, वहां पर घर बनाएं, तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां एनर्जी एक बार निकल जाती है, वो घर्षण नहीं होने के कारण क्षीण नहीं होती, 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही घूमती रहती है। तो ये भी प्लान करना पड़ेगा। बहुत आसान कर दिया इसको समझने में कि किस कारण से आता है चंद्रक्रम और इसका असर क्या होता है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो साइंस टाइम में जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रमा के बारे में जो और शोध हुए हैं, जिसमें क्रेटर के बारे में पता चला है, क्षुद्र ग्रह के बारे में पता चला है कि उसका क्या असर रहा है, इन तमाम चीजों के बारे में हम जानेंगे अपने विशेषज्ञों से। बने रहिएगा हमारे साथ साइंस टाइम के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं साइंस टाइम। डॉक्टर शशिभूषण पांडे जी, आपसे जानना चाहूँगा सर कि ये जो चंद्रमा के बारे में अहम शोध में पता चला है कि वहाँ पर जितने क्रेटर हैं उससे कहीं ज़्यादा क्षुद्र ग्रह उस पर गिरे हैं। चंद्रमा पर क्रेटर और क्षुद्र ग्रह के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें, और ख़ास तौर पर ये भी जानना चाहूँगा सर कि ये जो चंद्र क्रेटरों का नामकरण होता है वो कैसे होता है, और ख़ास तौर पर मित्रा क्रेटर के बारे में भी अगर कुछ बताना चाहें डॉक्टर शशिभूषण जी। आपने बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ रखा, तो मैं इसको उत्तर देने के लिए मैं प्रोफेसर सुशील जी की बातों को उद्धृत करना चाहूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक बड़ा एस्टेरॉयड या कोई ग्रह पृथ्वी से टकराया बड़े अर्ली डेज में और चंद्रमा बना, और जब चंद्रमा बना तो उसके टुकड़े आकर के विभिन्न प्रकार के तरीके से वो जुड़े, और जुड़ करके ग्रेविटी के नाते और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऊष्मा जैसी ऊर्जा में कन्वर्ट हुई, और उसके पश्चात जो चंद्रमा का सतह था वो मॉल्टेन स्टेज में था, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, और ठंडा होने के नाते उसमें पपड़ी जैसी स्ट्रक्चर आई, और उस पपड़ी पड़ने के नाते हम ऐसा मानते हैं कि कुछ तो सिस्मिक एक्टिविटीज हुई, जैसे कि चंद्रकंप जिसकी बात अभी प्रोफेसर सुशील जी कह रहे थे, वो एक कारण है। और दूसरा कारण आपने बिल्कुल सही कहा, जो खगोल शास्त्र भी उसको समझने का प्रयास करता है, और कंप्यूटर सिमुलेशंस में भी ये देखा गया है कंप्यूटर में कि अगर कोई चीज कुछ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से किसी बॉडी से टकराए तो किस प्रकार के क्रेटर जन्म लेते हैं। तो क्रेटर शब्द बेसिकली एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब कटोरा होता है, वेसल। तो क्योंकि जो चंद्रमा की सतह पे जितने क्रेटर दिखाई देते हैं वो नॉर्मली गोल जैसे दिखाई देते हैं, तो उसकी गोलाई के नाते उनको क्रेटर कहा जाता है। और ये क्रेटर इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये सिस्मिक एक्टिविटी से भी बन सकते हैं, या ये किसी एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह के टकराने के नाते भी बन सकते हैं। यह बात लगभग सिद्ध हो चुकी है ऑब्जर्वेशंस प्रेक्षण के भी द्वारा और कंप्यूटर सिमुलेशन के भी द्वारा। अब रही बात ये
कि इनका नामकरण कैसे होता है और जी कैसे जी इनको कहा जाता है। तो हमारे पास 1919 के पहले तो कोई ऐसी संस्था नहीं थी, लेकिन 1919 में एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अच्छा उस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में ये तमाम मानक तय किए जाते हैं और उसमें विशेष रूप से एक शाखा है जिसका काम ही ये है, वो वर्किंग ग्रुप है जो प्लैनेटरी नेमिंग्स का काम करता है। यानी डिफरेंट प्लैनेटरी और जो मून पे जो क्रेटर हैं या मंगल पे जो क्रेटर हैं, उनका नाम निर्धारित करता है। उनके कुछ नियम कानून हैं जिसके तहत वो नाम निर्धारण करते हैं, जैसे कि नाम ठीक बात धार्मिक है। नहीं होना चाहिए, नाम राजनैतिक नहीं होना चाहिए, अच्छा कोई विशेष विशेष वैज्ञानिक हो, कोई कलाकार हो, जिसने कोई बहुत ही माइलस्टोन खोज की हो, और इस तरीके की पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, और ये कि क्रेटर का साइज कितना है और कौन से क्रेटर की हम बात कर रहे हैं। कभी-कभी ये भी देखा जाता है, जैसा कि प्रोफेसर सुशील जी बता रहे थे, कि सिस्मिक एक्टिविटीज के नाते क्रेटर बना या कोई वोल्केनिक एक्टिविटी के नाते बना शुरू में, या इस तरीके का कोई क्षुद्र ग्रह टकराने से बना। तो विभिन्न साइजेस के अनुसार उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और उनका नामकरण किया गया है। तो ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, वो ये काम करता है, चाहे जिस भी ग्रह के बारे में बात करें। और अभी आपने नाम लिया मित्रा क्रेटर की, एक विशेष क्रेटर का, जो कि वो इसलिए संज्ञान में आया क्योंकि प्रोफेसर शिशिर कुमार मित्रा जी, जो कि एक भारतीय फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञानी थे, और उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और 1930 के दौरान वो भारत में जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी इलाका जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं, या रेडियो फिजिक्स की उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। और इसके नाते, उनके कामों के नाते 1970 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मरणोपरांत चंद्रमा पर एक क्रेटर जो कि उल्टी दिशा में है, जो कि पृथ्वी से दृश्य नहीं है और लगभग 92 किलोमीटर लंबाई का है, उस क्रेटर का नाम उन्होंने मित्रा क्रेटर रखा। मित्रा क्रेटर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों के लिए बता दिया कि किस तरह से क्रेटर का नामकरण होता है। डॉक्टर सुशील कुमार जी, आपके पास भी आना चाहूंगा, और पहले ही माफी मांग लेता हूं, जैसे डॉक्टर शशि भूषण पांडे जी ने कहा कि बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिया। एक्चुअली मेरी भी मजबूरी ये होती है कि आप जैसे विशेषज्ञ जब मिलते तो लगता है कि बहुत सारे तमाम सवाल जो दर्शकों के होते हैं वो इकट्ठे पूछ लिया जाए। प्रोफेसर सुशील कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा कि हिमालय भूविज्ञान के क्षेत्र में जो बुनियादी अनुसंधान है, उसके अलावा जैसे सिस्मो टेक्टोनिक्स है या प्राकृतिक संसाधनों, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जियो डायनेमिक्स, इन तमाम क्षेत्रों में जो शोध कर रहा है आपका संस्थान, वाडिया संस्थान, उन सब के बारे में जो नवीनतम कुछ ऐसा है तो बताएं। साथ ही जानना चाहूंगा सर कि ये जो चट्टानों की जो उम्र है उसका कैसे निर्धारण होता है, कैसे पता लगा जाता है कि चट्टानों की क्या एज है? प्रोफेसर सुशील कुमार, अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें। हाँ सर, मैं पहले आपको उसके बारे में बताता हूँ जो आपका पहला प्रश्न था जी, कि वाडिया वास्तव में अभी इस समय बहुत सारी चीजें कर रहा है, पर जो मेन एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो उसमें जैसे मैं बताऊंगा कि अभी एक बहुत बड़ा लोग बाग एक तरह से डर लोगों के मन में बैठा है कि बहुत बड़ा भूकंप आएगा, क्योंकि एक सेस्मिक गैप बताते हैं 1905 और 1934 बिहार नेपाल अर्थक्वेक के बीच में। हमारे जो प्रोफेसर हर्ष के गुप्ता जो जाने माने भूकंप वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने भी इस पर काफी प्रकाश डाला है कि क्योंकि क्या हुआ कि 1897 में एक बड़ा भूकंप आया था जिससे ग्रेट अर्थक्वेक, जिसका जो आकार होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो 8 से ज्यादा होता है। फिर 1905 में आया कांगड़ा में भूकंप, वो उसका आकार भी लगभग इतना ही था। और 1934 बिहार नेपाल में आया, 1950 आसाम में आया। तो यानी ये मानी 53 सालों में 4 बड़े भूकंप आए, जबकि हमारी जो प्लेट है, इंडियन प्लेट, उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ इतने सालों में। वो भी 40 to 50 मिलीमीटर वो डिफरेंट होती है डिफरेंट जगह की दर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से गति कर रही है। जी, तो अभी क्या हो गया कि 1953 यानी अभी कितने 1950 के बाद में हम लोग लगभग 71 साल हो गए, 72 साल 72 सालों में बड़ा भूकंप
नहीं आया, यानी कश्मीर में आया था पर वो भी 7.6 मैग्नीट्यूड का था, पर ग्रेट अर्थ क्योंकि 8 से ज्यादा जिसका आकार हो ऐसा भूकंप नहीं आया, तो लोग बहुत घबराए हुए हैं। तो अभी एक नई स्टडी सामने आई है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि एनर्जी एकोमुलेट हो रही हो और 71 सालों से, और जिसने 53 सालों में 4 ग्रेट अर्थक्वेक दिए हों। तो एक कारण अभी हम लोग वाडिया में बहुत सारा डेटा इकट्ठा हुआ है, तो उस पर एक शोध कर रहे हैं कि एनर्जी क्या होता है कि स्लो अर्थक्वेक के रूप में भी रिलीज होती है। जैसे ये अर्थक्वेक आते हैं तो उसे फास्ट अर्थक्वेक बोलते हैं, जिसमें एनर्जी होती है वो मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाती है। पर स्लो अर्थक्वेक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज तो होती है पर स्लो मोशन में होती है, वो मंथ्स और ईयर्स में होती है। तो एनर्जी तो ये एक्चुअली में सिद्ध हो चुका है जापान में और एक दो और कंट्री में ये सिद्ध हो चुका है कि एनर्जी स्लो अर्थक्वेक के रूप में भी निकलती है। तो हमारा वो डर फिर खत्म हो जाएगा। एक बार हमें यदि ये, क्योंकि अभी तक ऐसा डेटा नहीं था, उसके लिए लॉन्ग टाइम सीरीज चाहिए आपको, लॉन्ग तो कम से कम नियर फ्यूचर में कोई ऐसा बड़ा भूकंप इस आकार का आए, इसकी नहीं, वो तो अभी ये अनुसंधान में है कि हाँ वो एनर्जी रिलीज हो रही है और ऐसा भूकंप नहीं आएगा। वैसे इस समय वाडिया इंस्टीट्यूट अर्ली वार्निंग जो अभी के यहाँ पर धौलीगंगा में हुआ और ऋषिगंगा में हुआ, हमारे इधर, और इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं, जो इस तरह के प्राकृतिक आपदाएं होते हैं। जी, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा रह गया जो कि आपसे जानना चाहूंगा। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वक्त तो चला है, एक और छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोफेसर सुशील से हम जानने का प्रयास करेंगे कि चट्टानों की उम्र का कैसे पता लगाया जाता है। बने रहिएगा हमारे साथ साइंस टाइम के साथ। कोरोना पर होगा जानकारी का वार। आज अगर हमें कोरोना से बचना है तो क्या करना चाहिए? सबको अच्छी तरीके से विश्वास होना चाहिए कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। कोरोना को हराना ये एक सकारात्मक संदेश है। मिलेंगे उन सवालों के जवाब जिनका है आपको इंतजार। अश्विनी जी, आपने बहुत ही अहम सवाल नोट करके रखे हैं। आई एम श्योर ये दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो कंट्रोल वाली डायबिटीज है, उसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत कम है। कि अगर नेगेटिव सोच करूंगा तो मेरा इम्यून स्टेटस कॉम्प्रोमाइज होगा। देखिए, कोरोना को हराना है हर शनिवार सुबह 10 बजे से सिर्फ इंडिया साइंस चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं साइंस टाइम। डॉक्टर सुशील, आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो चट्टानों की उम्र मालूम की जाती है वो कैसे मालूम की जाती है, संक्षेप में हमारे दर्शक। मैं इसके बारे में बस इतना ही बता पाऊंगा आपको कि अभी रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं हम लोग, और वाडिया संस्थान में भी जो रॉक्स होती हैं उनकी एज को हम लोग डिफरेंट स्टडीज से जियोलॉजिकल रेडियो एक्टिविटी उसमें चेक कर रेडियो डेटिंग कर उनका पता लगाते हैं कि उनकी उम्र कितनी है। ये एक स्पेशल, बहुत ही एक तरह से स्पेसिफिक फील्ड है डेटिंग का, जो और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमें डेटिंग से ही पता चलता है कि जैसे कहीं यस उसका पता चलता है। जी, ठीक बात। डॉक्टर शशि भूषण जी, आपसे जानना चाहूंगा सर कि अभी हमारे दर्शकों को बताएं कि जो नवीनतम शोध हुए हैं, खगोलीय शोधों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक जो महत्वपूर्ण चीजें आपको लगती हैं वो बताएं, और साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जो अंतरिक्ष में हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का वहाँ लगाया गया, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर शशि भूषण पांडे। अच्छा, 2 भागों में आपका प्रश्न है कि नवीनतम शोध क्या हुए हैं, तो इसको मैं पहले एड्रेस करूं और चंद्रमा से जोड़े रखते हुए अगर करें तो ज्यादा रेलेवेंट होगा इस प्रोग्राम के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी ऐसा हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं जिसमें 4 तत्वों को रखा गया है। तो मूलभूत प्रश्न जो अभी चल रहा है वो ये चल रहा है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को छोड़ करके वो जो हिस्सा जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, और अगर हम ये माने कि बिग बैंग सही था और बिग बैंग के पश्चात ऊर्जा डोमिनेटेड यूनिवर्स जो था, एक्सप्लोजन, वो मैटर में कन्वर्ट हुआ, और वो जब मैटर बना तो हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, कार्बन, ऑक्सीजन और दूसरी सारी चीजें बनी। तो यह जितने तात्विक निर्णय हैं
जिसका हमने किया है कि 104 हैं और वो पृथ्वी पे भी पाए जाते हैं और चंद्रमा पे भी मोर और लेस देखे गए हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, खगोल शास्त्र दूसरे अन्य फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो ब्रांच है उनके साथ मिल करके इस बात को समझने का प्रयास कर रहा है। तो जो नवीन शोध हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है कि ये एलिमेंट्स और ये तत्व आए कहाँ से, क्योंकि चंद्रमा में हम जानते हैं कि सिलिकॉन बड़ी मात्रा में है, आयरन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और इनके साथ बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो चूंकि आप रेलिवेंट रिसर्च फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैं एक सेंटेंस और जोड़ना चाहूंगा कि वैज्ञानिक इस समय इस बात पे काम कर रहे हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड से किस तरीके से औद्योगिक पैमाने पे चंद्रमा पर अगर हम किसी तरीके से ऑक्सीजन को उत्पन्न कर पाए, जैसा कि हम पृथ्वी पे कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊर्जा लेती है। तो नासा ने भी इस चैलेंज को दे रखा है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हम ऑक्सीजन बड़े पैमाने पे पैदा कर पाए चंद्रमा पे, तो वहां हम मानव के लिए घर बना सकते हैं या चंद्रमा को लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल करके मंगल और दूसरे ग्रहों पे यान भेजा जा सकता है। चंद्रमा सिर्फ सतही खोज और अर्थक्वेक और इससे उसके बहुत बियॉन्ड जा चुका है। जी, थोड़ा सा JWST के बारे में बता दें सर। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो एक ये कि किस दिशा में शोध चल रहा है और उसमें चंद्रमा किस रूप से उपयोगी है मैंने बताया। इसके पश्चात जैसा कि आपने नाम लिया, लगभग 30 वर्ष पहले जब हबल स्पेस टेलीस्कोप जो प्रोफेसर एडविन हबल को डेडिकेटेड था और उनके नाम पे जब लॉन्च किया गया, तो हबल ने, जैसा कि हमने बताया कि बिग बैंग के पश्चात एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई और जब मैटर में कन्वर्ट हुआ तो हमारे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बनी, उन तारे के अपने सौरमंडल बने, जैसा कि हमारा सोलर सिस्टम है सूरज के चारों तरफ, ऐसे ही अन्य तारों के भी अपने सोलर सिस्टम है और ये देखे जा चुके हैं। और तो नजदीक का जो यूनिवर्स है उसको तो हमने हबल के माध्यम से और जो दूसरे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स हैं विभिन्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों पे उनसे बेहतर समझा, लेकिन भविष्य में भी हम कार्य कर सकें और कुछ ऐसे अनुत्तरित प्रश्न थे जहां पे हबल भी अपनी सीमाएं थी हबल की, क्योंकि वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप था। तो वैज्ञानिकों ने ये डिसाइड किया कि इससे बड़े एपर्चर का टेलीस्कोप चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2, चूंकि हम सुदूर यूनिवर्स को समझने की बात कर रहे हैं, तो सुदूर यूनिवर्स यानी दूर का यूनिवर्स इस प्रकार से समझा जा सकता है, चूंकि हबल का डायमीटर 2.3 मीटर व्यास का था, तो वैज्ञानिकों ने लगभग 6.5 मीटर व्यास की दूरबीन को बनाया, जो कि आपके स्क्रीन पे इस समय दिखाया भी जा रहा है। इसमें JWST के जो सेगमेंटेड मिरर हैं, छोटे छोटे मिरर को इस प्रकार, क्योंकि लॉन्चिंग की अपनी सीमाएं हैं, 6.5 मीटर व्यास की चीज को आज के डेट में लॉन्च नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने ये सेगमेंटेड मिरर टेक्नोलॉजी, जिसको कि मिरर को फोल्ड करके लॉन्चिंग रॉकेट में रखा गया और फिर उसको अभी पिछले 1-2 महीनों से ये कार्य चल रहा है, जो लैग्रेंजियन पॉइंट है वहां जब ये टेलीस्कोप अपनी कक्षा में पहुंची तो वहां पे अनफोल्ड करके 6.5 मीटर इक्विवेलेंट व्यास को बनाया गया और इसके जो इस समय इसके कैलिब्रेशन का काम चल रहा है और जिसमें काफी हद तक बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, जिससे कि हम वो सुदूर यूनिवर्स देख पा रहे हैं जो कि हबल नहीं देख सकता था। हबल ऑप्टिकल में देखता था, JWST फार इंफ्रारेड में देखेगा। कहने का मतलब अगर हम हबल से 2 माइक्रोन तक हम देख पाते थे या 1 माइक्रोन तक देख पाते थे, तो JWST जो है वो 2 माइक्रोन से लेकर के 25 माइक्रोन तक का जो ब्रह्मांड उसको देखेगा और उस ब्रह्मांड को देखने से ही हम बढ़िया से आपने जानकारी दी। प्रोफेसर सुशील कुमार, हमारे पास टाइम तो बहुत कम रह रहा है, लेकिन डॉक्टर शशिभूषण जी जब बता रहे थे कि चंद्रमा पर बहुत सारी धातुओं को खोजा गया है, इन विशाल मात्रा में धातुओं की उपस्थिति पाई गई है, इसके क्या मायने हैं चलते चलते हमारे दर्शकों को बता दें डॉक्टर सुशील। हाँ सर, वो वास्तव में जो वहां से सैंपल्स आए तो उसमें उन्हें वास्तव में बहुत सारी धातुएं मिली हैं और हमारे जो पांडे जी हैं उन्होंने जो डिटेल्स में बताया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पांडे जी से, वो धातुओं के बारे में मेरी आप ज्यादा जानते हैं, तो आप थोड़ा सा आप ही बताइए कि उनके पाए जाने के मायने क्या हैं। नहीं, ये तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा,
कि जैसे अभी हम हिमालय में क्या हो रहा है कि अभी वहां पर हमारे हिमालय में धातुओं का दोहन नहीं हुआ है। मतलब चंद्रमा की बात हम लोग, चंद्रमा पर हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारे रेयर मेटल्स हैं, जो वास्तव में बहुत ही कॉस्टली मेटल्स हैं, उनकी कितनी मात्रा वहां पर, कितना पोटेंशियल है, और फिर हम लोगों को क्या करना होगा उन्हें वास्तव में एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो उनकी जो बेसिकली ये जानना कि पोटेंशियल कितना है उनका, कितनी मात्रा है जो डॉक्टर शशिभूषण पांडे जी, हाँ, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जो चंद्रमा पर विशाल मात्रा में धातुओं की जी उपस्थिति के बिल्कुल क्या बिल्कुल मायने हैं? जी, प्रोफेसर संक्षेप सुशील जी ने संक्षेप बिल्कुल सही जी। बताया कि विभिन्न प्रकार के एलिमेंटल एबंडेंस, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे मैंने बताया कि 104 तत्व जी पृथ्वी पे जी हैं, जी और जी जो चंद्रमा से सैंपल लाए गए, चाहे वो अपोलो मिशन अमेरिका का ले आया 300 से ज्यादा किलोग्राम, या जो लूना मिशन रशिया का था, उसने भी सैंपल्स ले आए कुछ 100 ग्राम। तो उनकी जब हमने स्टडी किए, तो जैसे अभी हम ऑक्सीजन ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे, चाहे वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो या फेरस ऑक्साइड हो या दूसरे तत्वों के साथ ऑक्सीजन का सम्मिलन, यह सबसे बड़ी बात जो शुरू में हमने बताया, या प्रोफेसर सुशील जी ने बताया कि पृथ्वी से कोई एस्टेरॉइड बड़ी टकराया, कोई क्षुद्र ग्रह बड़ा सा, और वहां से पृथ्वी जो अर्ली अवस्था में थी उससे चंद्रमा बना। तो चूंकि हमारे पास इस बात के नाउ अब पर्याप्त सबूत हैं, एविडेंसेस हैं कि वहां जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जो दूसरे केमिकल कंपोजिशन, हेवी एलिमेंट, आयरन ऑक्साइड और ये जो दूसरी चीजें पाई गई हैं चंद्रमा की सतह पे, ये पृथ्वी पर भी पाई जाती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है कि चंद्रमा हो सकता हो कि पृथ्वी से ही टूट करके बना हो। क्या बात जो है। सिद्धांत प्रतिपादित किए गए वो इस दिशा में ऑब्जर्वेशनल प्रूफ देते हैं कि बहुत सही। चंद्रमा पृथ्वी के हिस्से के रूप में ही आया। और जैसा कि बहुत मैंने सही। बताया कि जब उद्भव हुआ ब्रह्मांड का, तो कहीं कोई एलिमेंट ज्यादा मात्रा में सिंथेसाइज हुआ, कोई एलिमेंट कम मात्रा में सिंथेसाइज हुआ। जी जैसे पृथ्वी की बात में सोना कम सिंथेसाइज हुआ, प्लेटिनम कम सिंथेसाइज हुआ, और आयरन और कोयला बड़े पैमाने पर सिंथेसाइज हुआ। ये संभव है ब्रह्मांड के किसी कोने में कि कोयला ठीक है सिंथेसाइज हुआ, लेकिन कोयला का ही अपर रूप कार्बन का ही एक अपर रूप डायमंड भी है। जी अगर जी बिल्कुल डायमंड ज्यादा सिंथेसाइज बिल्कुल हुआ या जी लोहा जी कम सिंथेसाइज हुआ, प्लेटिनम ज्यादा जी सिंथेसाइज हुआ, जी तो वो एक दूसरी तरह की बात है। और ब्रह्मांड में ये बिल्कुल सारी बातें हैं, और इसीलिए ब्रह्मांड अनंत है और अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और अभी जी तो हमारा शोध मुश्किल से 100 जी सालों का है, जो जी कि खगोलीय स्केल पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जी इसलिए अभी बिल्कुल बहुत सही बहुत कहा डॉक्टर शशिभूषण पांडे जी ने कि ब्रह्मांड अनंत है, और यही एक संभावना भी देता है वैज्ञानिकों के लिए कि इन अनंत के रहस्यों की, उनकी गुत्थी सुलझाने के लिए वो दिन रात काम करते हैं। साइंस टाइम में आज बस इतना ही। आज के हमारे दोनों मेहमान डॉक्टर सुशील कुमार जी और डॉक्टर शशिभूषण पांडे जी, आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।